concept of solution, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हम सबसे पहला बात करेंगे। सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substance which do not react is called solution। यानी जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। यानी सॉल्यूशन होमोजेनियस का मतलब समझिए, होमोजीनियस होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, यानी सेम फेज जो कंपोजिशन होगा सब्सटेंस में वो कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। जितने सारे मिक्सचर जो होंगे वो सारे मिक्सचर एक होमोजेनियस होगा और होमोजेनियस जो होगा वह एक सॉल्यूशन होगा। जैसे आप इसको लिखिए तो फिर हम बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड आगे है हमारा पढ़ना पॉजिटिव प्रॉपर्टीज का। इसको आप जल्दी लिखें। कौन है जी, कहा से बदमाशी करते हो? अब दिख रहा है, शांति से देखोगे तब तो। आपका नेटवर्क स्लो होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, पूरा कैमरा साफ जा रहा है यहाँ से, आप देखिए अच्छे से और आवाज आप अपना म्यूट रखिए। दिखेगा बाबू, आप नेटवर्क में तो आइए पहले, और आवाज आप लोग अपना म्यूट रखेंगे, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। इसको जल्दी आप लिखें, स्क्रीनशॉट भी आप जल्दी ले सकते हैं। तो अब हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहला हम आपको समझाना चाहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब, जो हमने लिखा था होमोजेनियस मिक्सचर, उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम, सिर्फ होमो, सेम, यानी हम लिख सकते हैं इसका सेम फेज composition of any fraction
आर फिक्स्ड, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है उसका कोई भी फ्रैक्शन जो होगा वो फिक्स्ड होगा। जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक हम सब्सटेंस ले रहे हैं, यहां एक कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या किया 100 ml और सीसी, आप लोगों को पता है ml का मतलब होता है मिलीलीटर और सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने 100 ml सीसी इसमें सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट आपको याद होगा वाटर, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है वाटर होता है, जिसको आप H2O के नाम से जानते हैं। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो इसमें आपने 25 ग्राम आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसको आपने इसमें डिजॉल्व किया, यानी इस दोनों में लेस अमाउंट में कौन है, ये सॉल्वेंट मोर है, मतलब 100 ml है, और इसमें 25 ग्राम क्या डिजॉल्व है NaOH, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब इसको आप डिजॉल्व कराइएगा इसमें, तो ये आपका सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्यूट है, जो डिजॉल्व किस में होगा सॉल्वेंट में। डिजॉल्व होने के बाद यह एक बनाएगा क्या सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन कैसा होगा होमोजेनियस, इसी को लिख रहे हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन नीचे लिख रहे हैं, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार हुआ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज ए सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो 25 ग्राम NaOH है जो सॉल्यूट है, क्या यह फिक्स है? नहीं, सॉल्वेंट की तरह सॉल्यूट कभी फिक्स नहीं होता है। इसमें आप इसके जगह रख सकते हैं NaCl, इसके जगह आप रख सकते हैं KCl, इसके जगह आप रख सकते हैं H2SO4, इसके जगह आप रख सकते हैं HNO3, इसके जगह आप रख सकते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या लिखते हैं NH2CO सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम है यूरिया। जो हम लोग यूरिया देखते हैं, जो खाद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको वही है यूरिया, जिसका फॉर्मूला ये है। अगर आप इसको सेपरेट लिखना चाहते हैं तो 2 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, उसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसके कारण यह आपका क्या कहलाएगा N2, फॉर्मूला लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, N2H4 और CO। तो आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करते हैं। यानी सॉल्यूट हमारा हमेशा चेंज होता रहेगा, बट सॉल्वेंट सेम रहेगा, सॉल्वेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लिखिए जल्दी, बड़ा लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे बड़ा, नीचे वाला थोड़ा छोटा हो गया है, बाकी तो बड़ा ही लिखे हैं। हो गया, चलिए अब हम इसको मिटाएंगे। मिटाएंगे क्या नहीं हुआ है, चलिए लिखिए
चलिए तो हम बात करते हैं आगे। अब हम आपको पढ़ाते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द basis of solvent and solute। सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, याद रखना है। पहला बाइनरी सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि होमोजेनियस आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा उसके आगे बढ़ रहे हैं हम। और दूसरा पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट रहता है, तो कंपोनेंट। और पॉलिनरी का मतलब हो जाएगा मोर देन टू कंपोनेंट। जैसे आप जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, इसका मतलब है कि इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। इसमें क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से अधिक अमाउंट मिलेगा, जैसे शुगर सिरप। जो आप सिरप पीते हैं, खांसी का सिरप हो गया या किसी अदर सिरप जो आप लेते हैं, मेडिसिन, वो सारे के सारे पॉलिनरी सॉल्यूशन में आते हैं। बट बाइनरी सॉल्यूशन जो हम लोग घर में तैयार करते हैं चीनी और पानी का, वो हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें टू कंपोनेंट। चीनी जो होगा यानी शुगर जो होगा वह सॉल्यूट होगा, जो पानी होगा वह सॉल्वेंट होगा। तो ये सॉल्यूशन जो तैयार होगा, जो मिलेगा हमको, वह कैसा कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसको जल्दी लिखें, फिर बात करते हैं। इसका आवाज म्यूट नहीं है जी। अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में आपको डिफाइन करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन पूछा जाता है 12th बोर्ड में। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? पहला हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। आप लोग आवाज म्यूट क्यों नहीं रखते हो जी? यहाँ वीडियो कॉलिंग में बैठे हुए हो क्या? बाइनरी सॉल्यूशन देखो, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होगा कि जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां मिलाओगे
तो बाइनरी सॉल्यूशन का निर्माण होगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट मिक्स होगा तो वह कंपोनेंट एक बाइनरी सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। यानी हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन which contain only two substance, solvent and solute या solute and solvent is called binary solution। तो लिखेंगे हम लोग solution which contain only two component solvent and solute is called binary solution। यानी आप मिला सकते हैं इसमें NaCl प्लस HOH, ये दोनों मिला तो मिलने के बाद क्या बना, एक बाइनरी सॉल्यूशन का निर्माण हो, बाइनरी कंपोनेंट का निर्माण हो। यानी ए सॉल्यूट है और ए सॉल्वेंट है, यानी ए एक सॉल्यूशन को तैयार कर दिया आपका। यानी NaCl प्लस HOH जब मिला तो कैसा सॉल्यूशन का निर्माण किया, बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूट है, इसको भागा मत पड़ जाना कि डिवाइड किए नहीं है सॉल्यूट से, है ना, इसके बारे में लिख रहे हैं। और ये क्या है, सॉल्वेंट है आपका, और ये सॉल्यूशन जो तैयार हुआ बाइनरी सॉल्यूशन। तो किसी के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर जो बाइनरी सॉल्यूशन निर्माण होगा, जो बनेगा, उसका नेचर हेट्रोजीनियस होगा कि होमोजीनियस? तो वो सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि आपने दो कंपोनेंट मिलाया और दो कंपोनेंट वैसा मिलाया जिसमें सॉल्यूट जाकर के सॉल्वेंट में पूरी कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है, और डिजॉल्व होने के बाद वह एक सॉल्यूशन बना रहा है, जो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी हम लोग से कोई पूछता है कि बाइनरी सॉल्यूशन इज होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो आप बताएंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन इज होमोजीनियस सॉल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यस या नो? अब इसके बाद आप इसको देख सकते हैं क्या कि जो सॉल्यूट है इसके जगह हम NaCl को लिया है, तो NaCl लिया, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, KCl ले सकते हैं, RbCl ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं सॉल्यूट में, बट सॉल्वेंट वही रहेगा जो आपने लिया है, यानी वाटर। ठीक है, तो जल्दी लिखो, फिर इसके बाद सॉल्यूशन का टाइप पढ़ाते हैं कि सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा। जल्दी लिखें। हो गया? चलिए, तो हम लोग इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम इसके बेसिस पर आपको सॉल्यूशन का टाइप दिखाने जा रहे हैं। यानी दूसरा पॉइंट मेरा होगा द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द basis of
सॉल्यूशन का टाइप। तो याद रहे आपको कि जो आपका सॉल्यूशन है यहां पे भी दो टाइप का होगा। पहला एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आपका रहेगा क्या, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट कंपोनेंट रहेगा, जिसको आप वाटर लिख सकते हैं, यानी H2O लिख सकते हैं आप इसको। बट नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं अदर सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, यानी वाटर को छोड़कर। अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, यानी वाटर को आपको छोड़ देना है, जैसे घी या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जब भी आप लेंगे तो सॉल्वेंट मींस वाटर, जो H2O के नाम से आता है। आपको पता है, जल्दी लिखें, फिर हम इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो आगे बात करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या है। जल्दी लिखें आप इसको, इस चीज को। पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन आगे आपको बताएंगे। हाँ, ये अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि आगे कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है, आपको ध्यान आना चाहिए ना, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सभी लेवल में पढ़ा है सर। हाँ, पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे पढ़ा रहे हैं। इसमें शॉर्ट पढ़ाइए सर, डेली। अच्छा ठीक है, जल्दी पढ़ाते हैं। नॉन एक्वस के नीचे है अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर। मिटा रहे हैं हम लोग। बिहार बोर्ड में इससे सवाल पूछा था, डेफिनेशन पूछा था, और डेफिनेशन को हम लिखते जाते हैं थोड़ा। बिहार बोर्ड का डेफिनेशन था, बिहार बोर्ड का डेफिनेशन था देखो, बिहार बोर्ड का डेफिनेशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन पूछा। तो सबसे पहला हम लिखेंगे आपको सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है जो देखिएगा, कहता है लेस अमाउंट इन ग्राम इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे आप सॉल्यूट के जगह आप लिख सकते हैं क्या, NaOH, KOH, RbOH, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और Na तो CO3, NaHCO3 डॉट डॉट etc। ये सभी का सभी क्या है आपका, जो है वो सॉल्यूट है। बट आप सॉल्वेंट लिखेंगे तो सॉल्वेंट में आपका मोर अमाउंट इन ग्राम इज कॉल्ड सॉल्वेंट मीन्स वाटर। एग्जाम्पल इसका होगा वाटर। आप जल्दी लिखें, इसके बाद फिर बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में टाइप, यानी आज आपको नॉर्मलिटी, मोलारिटी,
इसके कारण हम इसको यूज करेंगे आज इसमें। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज नॉर्मलिटी का। देखिए नॉर्मलिटी क्या है। तो सबसे पहला हम लोग मतलब हल्का टाइप में इंट्रोडक्शन टाइप में नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। इसका फिजिकल यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं फिजिकल यूनिट से, क्योंकि फिजिकल यूनिट से हमें उतना मतलब है नहीं, जहां मतलब का हमने पढ़ा दिया आपको। अभी हमें नॉर्मलिटी से मतलब है, इसलिए हम लोग उसका नॉर्मलिटी के बारे में जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला पढ़ेंगे नॉर्मलिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा पढ़ा रहे हैं आपको मोलारिटी। जिन बच्चों को छूटा होगा क्लास वो भी रिवीजन हो जाएगा आपको, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। और तीसरा है आपका मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और चौथा है हमारा मोल फ्रैक्शन, चौथा है मेरा मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहला नॉर्मलिटी, उसके बाद मोलारिटी, उसके बाद मोलालिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। ये 4 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले में, इसलिए हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करें, जल्दी इसको लिखें, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं बारी बारी से नॉर्मलिटी के बारे में। मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ था नीचे, उससे पहले मोलालिटी लिखा हुआ था, उससे पहले मोलालिटी लिखा हुआ था, उससे पहले नॉर्मलिटी लिखा हुआ था। चलिए बात करते हैं पहला नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं। आपको पता है नॉर्मलिटी का निर्माण यानी नॉर्मलिटी टर्म का फॉर्मेशन किस टर्म से हुआ है, नॉर्मल टर्म से हुआ है। नॉर्मल, देखिए नॉर्मल टर्म से नॉर्मलिटी का निर्माण हुआ है। यानी नॉर्मलिटी होता क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। नॉर्मलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड per लीटर 1000 ml और cc of solution is called नॉर्मलिटी। पर लीटर को आप 1 लीटर भी लिख सकते हैं, 1 लीटर को ml और cc में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 ml और cc हो जाएगा।
पर लीटर को हम लिख सकते हैं 1 लीटर, ब्रैकेट में लिख दिए हैं। यानी फिर से इसको हम समझा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो प्रेजेंट होगा किसमें, पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 1000 ml ऑफ सीसी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मलिटी। यानी नॉर्मलिटी का हम एक फॉर्मूला रेडीमेड आपको बना के दे रहे हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided by volume of solution in liter। क्या क्या प्रॉब्लम है? बड़ा लिखें, यहाँ परसेंट इन 1 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं पर लीटर, 1000 ml और सीसी। छोटा लिखा गया क्या? अच्छा चलो इसमें कष्ट कर लो थोड़ा सा, अगला बार बड़ा लिखेंगे। परजेंटीन 1 लीटर, ब्रैकेट में 1 लीटर लिख दीजिए, उसके बाद आगे लिखिए पर लीटर। 1 लीटर को हम लिख सकते हैं पर लीटर भी, किताब में 1 लीटर दे दिया है आपका। हाँ लिखिए, बोल के लिखवा रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ब्रैकेट में 1 लीटर को लिख सकते हैं आप पर लीटर, फिर ब्रैकेट लिखेंगे। 1 लीटर को बदलेंगे आप ml और cc में, तो 1000 ml और cc होगा ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। आप नॉर्मलिटी इक्वल टू एक फॉर्मूला डिसाइड करेंगे रेडीमेड कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मींस ए कि सॉल्यूट अगर ग्राम इक्विवेलेंट में होगा तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वह किस में होगा, लीटर में। अब लीटर को 1000 ml और सीसी में कन्वर्ट करना आप जानते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अब एक फॉर्मूला हम रेडीमेड आपको बना के देंगे, उसमें भी 1000 ml और सीसी हम तब गुना करके ले आ देंगे आपको। देखिए कैसे लाते हैं सॉल्यूट वाले के साथ, और वॉल्यूम वाले में 1 लीटर को 1000 ml और सीसी में आप कन्वर्ट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए अब इसको कैसे हम लाते हैं, फिलहाल आप जल्दी छापें। देखिएगा क्या है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू, एक और हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपको, ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट बदल रहे हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और cc। ml और cc को इन क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं आप। अब चलिए, तो ये तो नॉर्मलिटी का हो गया। सो नॉर्मलिटी का एक और नया डेफिनेशन हम आपको बना के दे रहे हैं, लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in per ml or cc of solution
is called normality, is called normality। यानी अब देखिए क्या लॉजिक बना, पहले ग्राम इक्विवेलेंट में सॉल्यूट को आपने रखा था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml और cc में ना होकर के लीटर में हो रहा था, लेकिन आपने जैसे ही सॉल्यूट का अमाउंट को चेंज कर दिया, ml मिली इक्विवेलेंट में लेके चला गया, शॉर्ट फॉर्म me इसको लिखा हुआ रहेगा, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वह ml और cc में दिया जाएगा। इस बात को एकदम कंफर्म रहिए, याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। और उसी का नया डेफिनेशन हम बता रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर ml और cc ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करेंगे आगे। अब हम एक फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं रेडीमेड। लिख लिए होंगे आपको। चलिए तो हम लोग बात करें अब कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का कैलकुलेशन हम एक केस बना के आपको दे रहे हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है, जो देखिए कहता है कि when solute are given and volume of solution in लीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है आपका, लीटर में है। when solute are given and volume of solution in liter, यही केस है आपका। अब इस केस को हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेट बेड ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x। हमने सॉल्यूट का बेड को क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम लिखेंगे क्या, यहां पे इक्विवेलेंट बेड ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का इक्विवेलेंट बेड को हमने E मान लिया, और अब हमें नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी को हमको निकालना है, जबकि वॉल्यूम हमें दिया गया है। आप लिखें, जगह नहीं है, नहीं आ पाएगा। हाँ, ये वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x, और नीचे लिखे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट E, कैपिटल E है, और नॉर्मलिटी जो है वह कैपिटल N है। इसको हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाइएगा इस तरीके का। चलिए अब हम इसको बताते हैं आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला।
आइए बात करते हैं इसके बाद। जैसे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू VCC। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने लिया VCC। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम लोग अब निकालेंगे जितने सारे जो हम लोग रेडीमेड कंपाउंड को यूज किया, रेडीमेड सब्सटेंस को यूज किया, उसको हम लोग पुट करते हैं। क्या लिखते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया है आपका E, और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया X। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या कहता है, जितना वेट ऑफ सॉल्यूट है उसमें डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो आपको याद होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपने X लिया और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आपने E लिया, तो हमको मिल क्या जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलिए, अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें VCC दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VCC दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन CC में दिया हुआ है, यानी 1000 ml ऑफ CC। जैसे ही इसको 1000 ml ऑफ CC से डिवाइड करेंगे हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाला है सॉल्यूट का। तो आपको पता होगा कि V भागा 1000, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट जो आया वो किसमें चेंज हो गया, लीटर में। किसमें चेंज हो गया, लीटर में। पूछिए क्यों, क्योंकि सर आप पढ़ के आए हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप नॉर्मलिटी निकालना चाह रहे हैं तो उसको क्या कीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को रेडीमेड दिया हुआ था वेट ऑफ सॉल्यूट X, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट E, डिवाइड कर दिया हमने, क्या मिल गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। फिर हमें चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में चाहिए था। तो वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VCC हमें दिया गया था, हमने क्या किया CC का वैल्यू बिठा दिया 1000 ml ऑफ CC, उसमें वॉल्यूम में डिवाइड कर देते तो पूरा कंपाउंड लीटर में चेंज हो गया। आप जानते हैं यहाँ लिखेंगे हम एक लाइन आपके लिए, एज वी नो डैट, आप कभी तुरंत पढ़ा के लाए हैं हम नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या पढ़ा के लाए हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भागा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट X बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V बाई 1000 लीटर में। जैसे ही इसको भागा में करिएगा पलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए आपके सामने हम बैठा रहे हैं, क्या लिखेंगे X भागा E, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर वाले से करिए, तो आप इसको और भागा करिएगा, है ना, तो V बाई क्या हो जाएगा 1000 इन हो गए। अब इसको क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो X बाई E और गुना में यहाँ आ जाएगा, तो 1000 ऊपर चल जाएगा, V नीचे आ जाएगा। ये तो हम तुमको बैठा के दिखाए हैं कि इस तरीके से बैठाना है, डिवाइड करना है। जल्दी छापो फिर हम बात करते हैं। मिटा सकते हैं ना हम, चलिए अब इसको हम मिटाएंगे।
चलिए बात करते हैं हम लोग आगे, सुनिएगा और देखिएगा आप लोग। अब हम बात कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूला को। n लिख रहे हैं, अब नॉर्मेटिव पूरा नहीं लिखेंगे, अब n लिखेंगे। x बाई ई भागा क्या लिखे थे आप, v बाई 1000। अब इसको ले आइए यहाँ, x बाई ई सॉल्व कर रहे हैं, तो जो नीचे है ऊपर भागेगा और जो ऊपर है नीचे आएगा, गुना में लाइएगा तो भाग करिएगा, तो यही रूल है सॉल्व करने का। n इक्वल टू x, इसमें कुछ और कलाकारी कीजिए, 1000 बाई क्या e इंटू v। आपको पता है कि इसमें n नॉर्मलिटी है, x वेट ऑफ सॉल्यूट है, e इक्विवेलेंट वेट है, ग्राम इक्विवेलेंट जिसको आप बोलते हैं, और ये दोनों का रेशियो को ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे, e को सिर्फ इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, v आपका वॉल्यूम है, और 1000 जो आप लाए हैं वो कहां से लाए हैं, तो ml और cc वाले से लाए हैं, जिसमें आपने डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट किया था। तो ऑलरेडी अगर हमको लीटर में निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और नहीं तो लीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सीधा वही लीटर वाला वैल्यू बिठा देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसको जल्दी लिखें, एक सवाल हम आपको करवाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, और 2-3 होमवर्क भी आपको देंगे, हालांकि होमवर्क मिला हुआ है इसके बाद क्लास में जो आपको करवाए थे। तो सबसे पहले हम एक सवाल लिखते हैं, 36.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिख रहे हैं शॉर्ट, इसका फॉर्मूला डिजॉल्व in 10 liter, calculate the normality of solution। इस सवाल को आप सभी बच्चे लोग बनाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, कौन कौन से बनाया है ये हम चेक करेंगे। ये सवाल आपके लिए है, कौन कौन से बच्चे इस सवाल को बनाएंगे वो सॉल्व कर करके अपने नाम के साथ भेजेंगे अपने अपने ग्रुप में। सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में इस सवाल को सॉल्व करके भेजेंगे आप, तब पता चलेगा कि हमने आपको पढ़ाया या लिख लिए। हाँ लिखिए, हम बोल के लिखवा रहे हैं आपको। 36.5 ग्राम of hydrochloric acid HCl dissolved in 10 लीटर, मतलब 10 लीटर में उसको डिजॉल्व किया गया है। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और उससे को डिजॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका नॉर्मलिटी निकालना है। हम निकाल देते हैं, अगला सवाल आपको दे देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें और कुछ बच्चे का प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है। आप लोग फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करिएगा, आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा सर फॉर्मूला ये अप्लाई करें क्या, ये अप्लाई करने से अच्छा एक लाइन रेडीमेड जो हम फॉर्मूला दिए थे आप याद कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें सवाल में ही 10 लीटर दिया गया है, तो काहे को हम उसको कन्वर्ट करने जाएंगे जी, कोई जरूरत नहीं है हमको, इसलिए हम रेडीमेड एक फॉर्मूला जो बनाए थे शुरू वाला, आपको याद होगा, उसी फॉर्मूला पर हम ये वाला कैलकुलेट किए थे। देखिए तो सवाल में 36.5 ग्राम सॉल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डिजॉल्व हो रहा है 10 लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 10 लीटर तो दिया ही गया है, तो काहे को हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे। चलिए तो हमको एक पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग इसको, सबसे पहला सवाल को पढ़िए आप लोग, देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी x तो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, है यहाँ पे 36.5, तो लिखेंगे 36.5
भागा, अब आपको पता है x बाई ई, ग्राम इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है ना कि इक्विवेलेंट, तो ये वेट ऑफ सब्सटेंस तो 36.5 हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम शॉर्ट ब्रैकेट में निकाल रहे हैं, HCl का इक्विवेलेंट वेट आप निकालिए, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा जी, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है HCl का, तो लिख सकते हैं आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl भागा n फैक्टर, याद है n फैक्टर। देखो बाबू HCl का मॉलिक्यूलर वेट, तो हाइड्रोजन का मास कितना 1, क्लोरीन का मास 35.5 भागा n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना 1, HCl में 1 हो गया। आप इसको क्या करेंगे, इसका 36.5 भागा 1 यानी 36.5 इक्विवेलेंट वेट, तो यहां लिखेंगे 36.5। अब गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका कितना लीटर में, 10 लीटर में, नीचे कर दीजिए 10 लीटर। अब देखिए ऊपर भी पॉइंट और नीचे भी पॉइंट और वैल्यू भी सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है, 36.5 यहाँ भी 36.5 यहाँ भी कट गया हमारा, यानी पॉइंट से पॉइंट का को काटेंगे पहले हम डायरेक्ट दोनों सेम है इसलिए सेम सेम कट गया, बच गया कितना 10 नीचे, तो 1/10 आप इसको भागा करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। नॉर्मलिटी यूनिट लेस होता है, नॉर्मलिटी का यूनिट नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट वेट और यूनिट लेस ओनली नंबर, तो उसी का रेशियो है, इसके कारण यह आपका यूनिट लेस होगा। यानी कोई भी आपसे पूछता है, फिर से हम बोलेंगे, स्पीडली बोल दिए हैं, इसको धीरे धीरे बोल रहे हैं, नॉर्मलिटी हमारा यूनिट लेस होता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी का रेशियो जो होता है वह ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, तो ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब यह है कि जो भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस होता है उस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस यूनिट लेस होता है, ओनली नंबर होता है, इसके कारण नॉर्मलिटी का भी यूनिट लेस होगा। इस बात को याद रखिएगा, जल्दी छापिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया है। तो जिस बच्चे का प्रॉब्लम था हमने सॉल्व किया और जिस बच्चे का प्रॉब्लम नहीं था वो समझ लीजिए, और अगला सवाल आपको फिर दे रहे हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखिए आप। हाँ ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे HCl का निकालना था तो E बोले तो इक्विवेलेंट वेट, M बोले तो मॉलिक्यूलर वेट, E इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से, तो जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl का मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें डिवाइड कर देंगे उसका n फैक्टर से। n फैक्टर क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तोड़िएगा ना जी, तो यह मिलेगा दो चीज, H प्लस एसिड है और Cl माइनस, तो क्लोरीन पर कितना माइनस है 1, तो वही n फैक्टर होता है। जितना निगेटिव आयन होगा किसी भी कंपाउंड के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर, वह उसका n फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा टोटल चार्ज, जितना चार्ज होगा वह n फैक्टर कहलाएगा, याद रखना इस बात को। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 1 निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन को हमेशा देखना है, पॉजिटिव आयन को नहीं देखना है, इसलिए हमेशा निगेटिव को देखना है, 1 है तो 1 से डिवाइड किए। अब आपके दिमाग में फिर सवाल चल रहा होगा, सर 1 निगेटिव है तो -1 लिखना चाहिए था ना आपको, तो माइनस साइन से हमें मतलब नहीं है, वही हमें उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, साइन माइनस है प्लस है, इससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड 1 से डिवाइड किया, तो आप हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का मास 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 36.5 होगा, भागा 1, आप 1 से भागा करेंगे वही वैल्यू आएगा जो आपने लिखा है। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया? नहीं हुआ? फिर नहीं हुआ, गधा हटा ले, फिर से समझो। अच्छा ठीक है, HCl लिखे हैं H प्लस Cl माइनस, इक्विवेलेंट वेट है E बोलते हैं उसको HCl से, M
MnHCl, M मॉलिक्यूलर वेट, तो उसको लिखेगा 36.5 जो है वो क्लोरीन का मास है, एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 36.5 आएगा, उसमें 1 से भागा करोगे। n फैक्टर समझो अच्छे से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने तोड़ दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स करा दिया, वेरी सिंपल, तो H प्लस और Cl माइनस में मिला, तो जितना निगेटिव आयन होगा ना उसी निगेटिव आयन से उसके टोटल मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे, तो वह उसका वैल्यू वही आ जाएगा। तो 36.5 को 1 से किया हमने, तो 1 से करेंगे तो 36.5 भी आएगा, जो कि आपने यहाँ बैठाया है। ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट जो आपके सवाल में दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट तो आपको लिखना पड़ेगा। 1000 इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि आपका सवाल में 10 लीटर में ही दिया गया है, इसके कारण। अगर यहाँ ml और cc में देता तो हम लोग ऊपर में लिख देते उसको। क्लियर है आप लोग? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। अब सवाल आपको होमवर्क दे रहे हैं, याद रहे आपको, होमवर्क आप लिखेंगे। दो को होमवर्क देंगे और आप लोग व्हाट्सएप करेंगे होमवर्क बना करके। चलिए हम लिख रहे हैं आपको 40 ग्राम ऑफ NaOH, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, डिजॉल्व इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन एक, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सवाल आपका होमवर्क है जो आज। दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 5 लीटर। अब आपको सॉल्व करना है 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे और अपने अपने ग्रुप में अपने अपने नाम के साथ मैसेज करेंगे। जिसका जो गलती रहेगा हम सॉल्व करके भेजेंगे फिर, और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे यानी अगले क्लास में मोलारिटी स्टार्ट करेंगे। आप पूछिए सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप? इसलिए पढ़ा रहे हैं बाबू कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, इन्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें यूज है, इसके कारण हम इसको पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन से आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी 2 क्लास बाद हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग पढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे, रॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। मुश्किल से 3 क्लास और आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे क्लियर, और YouTube पर इसका लिंक जाएगा आप लोगों का आज। क्या? हाँ YouTube पर लिंक आपको मिल जाएगा। हाँ देखो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, अरे आवाज बंद करो, लिखो NaCl dissolve in 5 liter of solution, calculate the normality of solution। लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ऑन सेम टाइम और सेम आईडी है। कुछ बच्चे को आईडी में प्रॉब्लम होता